हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का थर्ड लेसन करेंगे जिसका नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो हर एक लेसन से पहले एक छोटी सी किसी भी बच्चे की स्टोरी दी जाती है। तो इसमें जो है नेनू का है उसके बारे में बताया कि वो लंच कर रही थी। नेनू वाज ईटिंग हर फेवरेट फूड, boiling rice, squash, pumpkins, beans and meat. Her grandmother had grown the squash, pumpkin and beans in the little garden plot at the back of her house. She remembered the food had been so different when she had been to Madhya Pradesh as part of a school trip. It was hot and spicy. Why was that so? तो नैनो अपने मनपसंद खाना खा रही थी जिसमें क्या था, चावल, स्क्वैश, कद्दू और बीन्स और मीट था। तो वो कहती है कि मेरी नानी ने घर के पीछे वाले हिस्से में उन्होंने ये सारी सब्जियां बोई हुई थी। और जब वो स्कूल की तरफ से ट्रिप पर गई थी, मध्य प्रदेश में जब घूमने गई थी, तो उसने वहाँ जो खाना खाया तो वहाँ का खाना ज़्यादा मसालेदार था। तो वो फिर सोचती है कि ऐसा क्यों हुआ। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वैरायटीज़ ऑफ फूड्स, विभिन्न प्रकार के भोजन। टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन, मिल्क एंड मीट कम्स फ्रॉम प्लांट्स दैट आर ग्रोन एंड एनिमल्स दैट आर रियर्ड। तो आज हम जो भोजन, अधिकांश हिस्सा हमारा जो है उगाई गई फसलें और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे कि अब धान के लिए हमें कैसी जलवायु चाहिए, उसमें हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जो कि फसल की तुलना में हमें गेहूं में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान एक फसल एक क्षेत्र में उगाते हैं और दूसरे में नहीं। और यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। जैसे कि सूखी और पहाड़ी जो जलवायु होती है उसमें कैटल की तुलना में क्या किया जाता है, शीप और गोट है जो उन्हें इजीली से आसानी से जीवित वो वहाँ रह सकते हैं, इसलिए उनको वहाँ पाला जाता है। पर जैसा कि हमने लेसन 2 में पढ़ा था, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि जो वुमेन एंड मैन डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ओन फूड। जो स्त्री और पुरुष होते हैं वो अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं करते। द बिगिनिंग्स ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब ये जो हमने खेती और पशुपालन कब शुरू किया, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमने पहले लेसन पढ़ा था चैप्टर 2, तो उसमें क्या बताया था कि दुनिया की जलवायु बदलती रहती है। एंड सो वर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज्ड एज फूड। और साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो भी बदलते रहते हैं। मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का जो ध्यान कुछ बातें की ओर गया, जैसे कि जो एडिबल प्लांट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो बीज कैसे अपना स्टैग्स, मतलब ऐसा कैसा बीज लगाएं जो कि डंठल से टूटकर जल्दी से नहीं गिरे। तो उन्होंने क्या किया, बीज कैसे अपने डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरन और उनसे पौधों का निकलना आदि, इसके बारे में उन्होंने खोज की। इसी तरह उन्होंने पौधों को भी देखभाल करनी शुरू कर दी, उनका भी जो है देखभाल शुरू की। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने फिर चिड़ियों और जानवरों से भी पौधों की सुरक्षा की होगी उस समय में, क्योंकि अगर वो प्लांट्स की अगर चिड़ियों से और उससे जानवरों से रक्षा नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो सारे प्लांट्स खा जाएंगे, ताकि वे ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे जो वो लोग थे वो क्या बन गए, किसान बन गए। वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन could also attract and then tame animals by leaving food for them
नियर देयर शेल्टर्स। तो इसी प्रकार लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा जो रख कर जानवरों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, और टेम मतलब पालतू, उन्हें अट्रैक्ट करके उन्हें पालतू बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को उन्होंने पालतू बनाया तो वो कौन सा था? डॉग, एंसेस्टर ऑफ डॉग, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। तो ऐसे जानवर जैसे शिप, गोट, कैटल एंड पिग, ये लिविंग इन हर्ड्स, ये झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। तो अक्सर लोग इन जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वे हर्डर्स, पशुपालक बन गए। डोमेस्टिकेशन, ये है बसने की प्रक्रिया, इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। लोगों द्वारा जो पौधे और जानवरों की देखभाल करने की जो प्रक्रिया होती थी उसे क्या कहने लगे? बसने की प्रक्रिया का नाम दिया जाने लगा। Very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। This is because people select plants and animals for domestication. इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों को सिलेक्ट करते हैं जिनके प्रोन टू डिसीज़, जिनको की बीमार होने की संभावना जिनकी कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। सिलेक्ट प्लांट्स के जो सीड होते हैं उसको संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाए जाने वाले जो पौधे हों वो सेम क्वालिटी, मतलब अच्छी जो क्वालिटी के हो। अमंगस्ट एनिमल्स, दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो कि सीधे होते थे, अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। फॉर एग्जाम्पल, जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। डोमेस्टिकेशन वाज ए ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई। वर्चुअली मतलब वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे आरंभिक फसलों में गेहूं तथा जौ है। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। सबसे पहले हमने किसे पाला था? कुत्ते को, तो उसके बाद भेड़ बकरी आते हैं। ए न्यू वे ऑफ लाइफ, जीवन की जो नई शैली थी, इस पैराग्राफ में उसके बारे में बताया गया कि इफ़ यू प्लांट ए सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अगर आप कोई पौधा लगाते हो तो बीज को हम बोते हैं तो हम देखते हैं कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक भी लग सकता है। When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds, till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully.
बीज इसलिए जब लोग पौधे वहाँ जो लगाने लगे तो उनकी देखभाल के उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई, वीडिंग मतलब खरपतवार हटाना, जानवर और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना, जैसे बहुत से काम वो करते थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग जो है बहुत ध्यान से करना पड़ता था। स्टोरिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स है वो हमारे चलते फिरते हमारा खाद्य भंडार था। कैसे, ये हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, जो जानवरों की संख्या प्राकृतिक रूप में बढ़ती है क्योंकि वो बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे देते हैं। इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विद which is an important source of food and meat wherever required। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनसे दूध प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। In other words, animals that are reared can be used as a store of food। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, जो हमारे सबसे पहले किसान थे, आरंभिक किसान और पशुपालकों का पता लगाना। अब हमने जो सेकंड लास्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था, उसमें मैप भी दिया गया था, तो उसमें दिखाया गया है कि कुछ नीले नीले वर्ग दिखाए गए हैं, स्क्वायर दिखाए गए हैं। ईच मार्क्स ए साइट फ्रॉम वेयर आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। इसमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को बताता है जहाँ की पुरातत्वविदों की शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के लिए जो एविडेंस मिले हैं ये उसको बताता है। These are found all over the subcontinent। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। Some of the most important ones are in the north west in present day कश्मीर। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र में जो आज आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। To find out whether these sites were settlements of farmers and herders। वास्तव में ये स्थान कृषकों और पशुपालकों की सेटलमेंट्स मतलब बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने जो खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों की स्टडी की। इनमें से सबसे जो रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। These may have been burnt accidentally or on purpose। जो हमें अवशेष मिले हैं ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस सबकॉन्टिनेंट के विभिन्न भागों में बहुत सारे फसलें उगाई जाती होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। Look at the table below to see where evidence of grain and bones of domesticated animals have been found। अब नीचे की जो टेबल है उससे हम जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे जो वन वर्ड के हैं वो बन सकते हैं। ग्रेन एंड बोन्स, और इस साइड जो दी हुई है ये आपको साइड्स दी हुई हैं। यहाँ पे ग्रेन है और इधर साइड्स दी हुई हैं। तो ग्रेन कौन कौन सी हैं? वीट, बार्ले, शिप, गोट, कैटल, जो हमें ये चीज़ें मिली हैं। और ये मिली कहाँ है? मेहरगढ़, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इधर जो है राइस, फ्रेगमेंटरी एनिमल बोन्स, ये कहाँ मिली हमें?
कोल्डी हवा आधुनिक जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ मिली हुई है। यह है राइस कैटल हूफ मार्क्स ऑन क्ले सरफेस। चावल और मवेशी जो मिट्टी के खुर, हूफ मतलब जो खुर होते हैं, खुर किसको कहते हैं? जानवरों के जो पैरों के निशान होते हैं उन्हें खुर कहते हैं। ये हमें कहाँ मिले? महागढ़ा जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। व्हीट एंड लैंटिन, लैंटिन मतलब दलहन, ये हमें मिले गुफक्राल में जो अब कश्मीर में है। व्हीट एंड लैंटिन डॉग कैटल शिप गोट बुफेलो, ये हमें मिले बुर्ज होम में जो अब है कश्मीर में। व्हीट ग्रीन ग्राम बार्ले बफेलो ओक्स, ये चिरांद में जो प्रेजेंट में बिहार में है। मिलेट कैटल शिप गोट पिग, ये हमें मिले हलूर, ये है अब आंध्र प्रदेश में। ब्लैक ग्राम मिलेट कैटल शिप पिग, ये है पय्यमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में इस समय जो है ये वहाँ मिले हैं। नेक्स्ट है टुवार्ड्स ए सेटल्ड लाइफ, स्थायी जीवन की ओर। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों और झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। फॉर इंस्टेंस इन बुर्ज होम, जैसे कि बुर्ज होम जो अब की वर्तमान कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे कि क्या कहा जाता था? पिट हाउसेस, गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविद की झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों के स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, कि मौसम अगर अच्छा होता होगा तो बाहर, अगर अधिक ठंड होती होगी वो घर के अंदर खाना बनाते होंगे। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलेयोलिथिक टूल्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से अलग अलग हैं, अलग तरह के हैं, इसलिए इसे नव पाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली मुसल, मोर्टार्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। जो ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार जो पूरा पाषाण युग था उस समय औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये आपको पिक्चर्स दिखाई गई है जो उस समय औजार बनाए गए थे, ये स्टोन्स के बने हुए हैं। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड, कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन्हें सजाया भी जाता था और बर्तनों का उपयोग चीज़ों के रखने के लिए भी किया जाता था। जो पीपल थे वो लोग इन बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे, जिसमें क्या पकाते थे? वो चावल और दलहन जैसे अनाज को वो अब अपने जीवन का जो है उन्होंने महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया था। बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लॉथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, इसके साथ अब लोग विभिन्न प्रकार के मटेरियल का प्रयोग करके कपड़ा भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ
जहाँ कई जगहों पर स्त्री और पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के अंदर धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी आजीविका चलाया करते थे और उन्होंने इन एक्टिविटीज़ को कंबाइन करने की कोशिश की। जो उन्होंने ये सारा काम किया उसको उन्होंने मिलकर शुरू किया। अलग अलग मौसम में अलग अलग उन्होंने भी फिर उसी अनुसार काम करना शुरू कर दिया। What about other customs and practices? उनके अन्य रीति रिवाज क्या थे जो आर्कोलॉजिस्ट डज नॉट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दिस। जो पुरातत्वविद हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं बताते हैं। स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस सिंपल एग्रीकल्चर। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया जो सिंपल खेती करते हैं और उन्होंने पशुपालकों के जीवन का भी अध्ययन किया है। इनमें प्रायः कौन थे? कृषक और पशुपालक समूह रहते थे जिन्हें जनजाति कहते हैं, जिन्हें ट्राइब्स कहते हैं। स्कॉलर्स find that they follow certain customs and practices that may have existed earlier as well. विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो समतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। ट्राइब्स मीन जनजाति। कौन होती है जनजाति? मैं आपको इसका थोड़ा सा समरी बता देती हूँ कि ज़्यादातर परिवार जो थे एक दूसरे से संबंध रखते थे। प्रायः 2 या 3 जनरेशन के लोग एक गांव में या एक बस्ती में रहते थे और ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे और तरह तरह के परिवारों के समूह मिलकर क्या करते हैं? जनजाति का निर्माण करते हैं। अब जनजाति के सदस्य काम क्या करते थे? उनके क्या क्या व्यवसाय थे? हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग, फिशिंग। उनका काम था शिकार करना, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे उन्होंने पेशे शुरू कर लिए थे। और जो महिलाएं थी वो ज़मीन तैयार कर बीज बोने से लेकर फसल कटाई तक सारा काम करती थी, जैसे और एनिमल्स और बर्ड्स को दूर भगाना। कुछ काम ऐसे थे जो स्त्री और पुरुष मिलकर करते थे, जैसे एनिमल्स की जो सफाई करना या मिल्किंग, दूध निकालना, जैसे बर्तन बनाना, सिंगिंग, डांसिंग, डेकोरेशन, पोट्स की जो डेकोरेशन करना, और ये सब जो चीज़ें थी उनकी ज़िंदगी का एक मेन पार्ट बन गई थी। नेक्स्ट है ए क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। दिस साइट इज लोकेटेड इन ए फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। अब जो लेसन 2 में हमारा मैप है उसमें मेहरगढ़ दिखाया हुआ है, तो उसके बारे में बताया कि यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक फर्टाइल हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले क्या उगाना शुरू किया? बार्ले, वीट एंड रियर शिप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एरिया। उन्होंने जो गेहूँ उगाना शुरू किया और जो पशु पालन भी, भेड़ बकरी पालना भी उन्होंने सीखा। ये वो आरंभिक स्थान है जिनके विषय में हमें पता होना चाहिए। आर्कोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड द साइट फाउंड एविडेंस ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल बोन्स फ्रॉम द अर्लियर लेवल। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों में पुराविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें
डियर, पिग जैसे जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनकी बोन्स मिली हैं। उसके बाद के स्तरों में शिप, गोट की बोन्स हमें ज़्यादातर मिलती हैं। इसके ऊपर ज़्यादातर जो है कैटल की हड्डियाँ मिली हैं। इससे पता चलता है कि लोग कैटल को पालने लगे थे। कैटल मतलब मवेशियों को उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया था। अब ये देखो, ये इधर आपको दिखा हुआ है अर्लियर एंड लेटर लेवल्स। अब इसमें लेवल्स बताए हुए हैं। जो ये सबसे नीचे 4th लेवल है, ये दिखाया गया है कि ये जो था पहले ये सरफेस था, स्टार्टिंग में सरफेस था, बिल्कुल समतल ज़मीन थी। इस पर रहना शुरू कर दिया लोगों ने, तो उन्होंने कूड़ा कचरा गिरना शुरू कर दिया, तो ये धरती जब दब गई, तो फिर इसके ऊपर ओल्ड बिल्डिंग बन गई। ऐसे करते करते ये लेवल सबसे नीचे चला गया, और ये लेवल ऐसे करते करते अब इसके बाद ये टीले में बदलाव हो गया, ये टीला बन गया। तो जो हमारा जो 4th लेवल है, ये सबसे हमारा प्राचीन लेवल, अर्लीस्ट लेवल है। अदर फाइंड ऑफ मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगुलर houses, each house and 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे, जिनमें कुछ भंडारण के काम आते होंगे। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. जब लोग मर जाते थे, तो जो मृतक के सगे रिश्तेदार संबंधी होते थे, वो उनके प्रति सम्मान जताते थे। तो उनका कहना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में जो मृतकों के साथ कुछ सामान को भी वो रख देते थे। मेहरगढ़ में भी ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः जो है इसे क्यों दफनाया गया, उसको इसलिए दफनाया गया कि परलोक में वो उसको खा सके। ए क्लोजर लुक डायोजली हेडिंग। अब जो मैप हमें पहले उसमें चैप्टर 2 में दिखाया, उसमें डायोजली हेडिंग दिखाया गया है। दिस इज ए साइट ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्रा। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। हेयर स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोर्टार्स एंड पेस्टल्स हैव बीन फाउंड। यहाँ मूसल और ओखली जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। अदर फाइंड्स इंक्लूड जेडाइड, जो था जेडाइड स्टोन होता है ये, ए स्टोन दैट मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना। साथ ही यहाँ से जेडाइड पत्थर भी मिला है, यह पत्थर चीन से लाया गया होगा। आल्सो कॉमन आर finds of tools made of fossil wood, ancient wood that has hardened into stone and pottery। और इसके अलावा भी यहाँ पे पूरा स्थल से जली हुई लकड़ी के ऐसे टुकड़े मिले हैं जो कि बहुत प्राचीन लकड़ी होती है, जो सख्त होकर पत्थर बन जाती है, ऐसे टुकड़े मिले हैं। और जो औजार और बर्तन भी यहाँ पे मिले हैं। एल्सवेयर, अन्यत्र। अन्यत्र तो हम हर एक लेसन में पढ़ते हैं। तो वो होता क्या है, इस समय कुछ जब हम ये लेसन बाकी लेसन पढ़ा जो हमने, उस समय जो काम हो रहे थे, तो जो वर्ड का दूसरा हिस्सा होता है, तो इसी समय कुछ और हिस्सों में भी जो होता है उसकी एक झलक इस अन्यत्र में दिखाई जाती है। जैसे कि फाइंड टर्की इन यूअर एटलस। एटलस में तुर्की को ढूंढो। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट्स चताल ह्यूक वाज फाउंड इन टर्की। तो जब नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में चताल ह्यूक जो है वो कहाँ है, तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था।
जैसे कि सीरिया, फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। लाल सागर जो है वहाँ से क्या लाया गया, काउरिस, काउरिस मतलब कोड़ियाँ, लाल सागर से कोड़ियाँ मिली। और शेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से सीपियाँ। ये हमें अलग अलग स्थान से अलग अलग चीज़ें मिली। ध्यान रहे कि उस समय तक क्या था, पहिए वाले जो वाहन नहीं चलते थे, उनका विकास नहीं हुआ था। तो लोग क्या करते थे, अपनी बैग पर सामान को लाद कर या फिर एनिमल्स की बैग पर सामान को लाद कर ले एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करते थे। ओके स्टूडेंट्स, ये लेसन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू।